हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR साइंस एंड मैथ अकेडमी में। तो देखिए, आज से अपन एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नई जर्नी में करना क्या है, अपन क्लास 12 की फिजिक्स को डिटेल में एनालाइसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से ही। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एग्जाम में ये वेटेज रखता है 4 मार्क्स का। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएगा, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना। तो टोटल मार्क्स कितने का वेटेज रखता है ये, 4 मार्क्स का। क्लियर है। तो देखिए, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से बात करने वाले हैं ना। तो क्लास 11 थी जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, जनरली क्लास 11 में हमने पढ़ा था मास के बारे में। ठीक है, जनरली किसके बारे में पढ़ा था, मास के बारे में ना। तो इस साल अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लास्ट ईयर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, मास के बारे में। ठीक है, क्लास 11 में। क्लास 12 में हम मास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज है क्या, चार्ज कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक, पहला चैप्टर का नाम ही क्या है अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, या फिर हमारे क्लास 12 के फिजिक्स, जो किससे रिलेटेड होगी, चार्ज से। ठीक है, अब देखिए, जो मास होता है उसको विजिबल होता है ना। जैसे मैं बोलूँ, ये मार्कर एक मास है, आपको विजिबल हो रहा है। क्लियर। तो मास को आप जनरली इजिली क्या कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो, पहचान सकते हो। लेकिन चार्ज को पहचानने के लिए हमको कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं ना, ऐसे तो बता नहीं सकते कि देखो ये चार्ज है। क्लियर हो गई। तो चार्ज क्या होती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हमारी क्लास 12 की बुक है वो जनरली इस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो वर्ड से मिलकर बनी, एक तो इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रो के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसके बारे में बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। क्लियर। और मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटोस्टेट। किस किस से मिलकर बनी है हमारी क्लास 12 की बुक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म। इसको अपन मैग्नेटोस्टेट भी बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, मैग्नेटो स्टेट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे रेस्ट इन चार्ज, चार्ज इन रेस्ट। चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में जो चार्ज रहता है तो उसकी स्टडी अपन कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर है बात आपको कि सर जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज क्या है वो अपन आगे बात करने वाले डिस्कस। ठीक है, अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास 12 की जो हमारी फिजिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उसके बाद में चार्ज मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टेट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज किस में रहेगा, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। ठीक है, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बात। अब चार्ज क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये अब मुझे आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज इन रेस्ट, चार्ज किसमें होगा आपका, रेस्ट में होगा। मैग्नेटोस्टेट मतलब चार्ज किसमें होगा, मोशन में होगा। अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। और जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात कि सर जब चार्ज रेस्ट में रहेगा यानी चार्ज आपका है वो स्टेबल है, वो मोशन में नहीं है ना। क्लियर है। तो आप सारी बातें समझ गए होंगे। क्लास 11 में आपने मास के बारे में पढ़ा था, क्लास 12 में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि चार्ज क्या है। क्लियर, तो स्टार्ट करें। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं चार्ज को लेकर। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। क्लियर, जैसे क्लास 11 में अपन पढ़ते थे मास क्या है, तो अपन मास को क्या बोलते थे कि मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी मैटर की, कांस्टेंट वैल्यू ना। ठीक है, तो ऐसी अपन बात करते हैं चार्ज को लेकर। चार्ज क्या है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द चार्ज इज। हाँ भाई, चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका ना, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। द चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी में बोले तो मौलिक गुण है। क्या है ये, मौलिक गुण मतलब आप चार्ज को मारोगे, कूटोगे, पीटोगे, चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज
नहीं आएगा। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज के अंदर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर, मतलब आप चार्ज को चेंज नहीं कर सकते। अगर एटम पे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो चार्ज हमेशा वही रहेगा, उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर, यानी मौलिक गुण है, आप हिंदी में बोलोगे तो मौलिक गुण है ना। दैट कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसको आप समझिए कि चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, जिससे आप समझ जाओगे कि उस पर चार्ज है या नहीं है। तो ठीक है, तो चार्ज होता है वो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस भी कर सकता है। क्लियर, दोनों बात को ध्यान रखना है कि चार्ज एक्सपीरियंस भी करता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको बता दिया, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। क्यू आपका क्या हो जाएगा, चार्ज को क्यू से लिखते हैं ना, किस पे हो गया, रेस्ट पे, यानी V इक्वल्स टू 0। तो क्या बनाता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर मोशन में है, V इज नॉट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा ये और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं। क्लियर, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्यू V आपका 0 नहीं है, A भी 0 नहीं है, इसमें A 0, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 ना। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी 0 नहीं है और एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। मतलब चार्ज कैसी मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा एंड गामा रेडिएशन भी क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन भी क्या करेगा, ये इमिट करेगा। ये चार्ज से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक मैंने बता दिया, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। जैसे चार्ज को आपने रखा तो उसके चारों तरफ फील्ड बन गया, तो इसने प्रोड्यूस कर दिया, क्या फील्ड, क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पर फोर्स फील होगा। समझ गए बात को। तो ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है। अब यहाँ मैंने बताई कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी स्टडी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। चार्ज अगर मोशन में है यानी V नॉट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अगर चार्ज आपका रेस्ट में नहीं है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और गामा रेडिएशन भी इमिट करेगा। समझ गए, जब चार्ज क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी यहाँ तक के। ठीक है, बिल्कुल अपन जनरली सारी बातों को लेकर चलेंगे ना। अब देखिए भाई और क्या क्या होता है। अब अपन ने एक बात की थी अभी कि चार्ज और मास में क्या फर्क होता है ना। अभी अपने स्टार्टिंग में की थी ना कि 11th क्लास में अपने मास के बारे में पढ़ा था। ठीक, क्लास 12 वो चार्ज पढ़ते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन है ना इस चीज के बारे में भी। एक तरफ अपन चार्ज के बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और एक तरफ उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं मास के बारे में। ठीक है, तो चार्ज को अपन सिंबल किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं जनरली। मास को एम से लिखते थे। ठीक है ना, चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर, अगर आपके पास चार्ज है तो उसके दो नेचर हो गए, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर, लेकिन जो आपका मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी आपने देखा देखा होगा नेगेटिव मास नहीं हो सकता ना, जनरली बात है ना। क्लियर, अगली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज को लेकर कि चार्ज चार्ज ऑलवेज ऑलवेज इंडिपेंडेंट डेंट है ना, डेंट। ठीक है, ऑन वेलोसिटी। चार्ज को आप कितनी भी मोशन कराओ, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखने वाली बात है ना कि चार्ज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन मास करता है। ठीक है, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये क्या कहना चाहते हो सर, मैं कह रहा हूं कितनी भी लाइट की स्पीड से भी अगर चार्ज मोशन कर रहा है ना तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, है ना, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता लेकिन मास डिपेंड करता। तो मास का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या समझा होगा, समझ लो थोड़ा सा। मास इस तरीके से डिपेंड करता है, समझ गए बात को। यानी ये रेस्ट मास होता है। अब देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, समझ में आई ना। तो डिपेंड करता है, यानी अगर आप लाइट लाइट की स्पीड से मास को मोशन कराओगे तो मास जनरली बढ़ेगा ना, लेकिन चार्ज लाइट की स्पीड से मोशन करेगा तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज क्या ऑलवेज
इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। लेकिन चार्ज का मास बढ़ सकता है ना, समझ गए ना, चार्ज खुद नहीं बढ़ेगा, चार्ज का मास बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। अब चले आगे, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, इनको समझते चलना, लिखते चलना, है ना। और देखो एक बात और, बात क्या है, बात देखिए ये है कि जो चार्ज होता है ना वो मास पर डिपेंड करता है। चार्ज जो होता है मास पर डिपेंड करता है, फिर चार्ज किससे एसोसिएटेड होता है, मास। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, मास, ठीक है, बट मास नॉट, मास नॉट। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, इसको समझना बहुत अच्छी बात है कि चार्ज है ना मास से एसोसिएटेड, मतलब चार्ज होगा, चार्ज होगा, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब चार्ज होगा तो मास भी होगा, समझ गए बात को। लेकिन अगर चार्ज नहीं हो तो मास तब भी होगा, है ना, नॉट इक्वल टू 0। इसकी किसकी बात कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, आप जानते हैं न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है ना, उसको चार्ज 0 तो मास 0, ऐसा नहीं है, देखो उसका मास होता है ना। और अगर चार्ज 0 है, अगर मास 0 है तो चार्ज डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0। जो आप पढ़ोगे आगे फोटोन में, किसके बारे में पढ़ोगे, फोटोन। वापस से तीनों केस समझो, अगर चार्ज 0 नहीं है तो डेफिनेटली मास 0 नहीं है, समझ गए बात को, कि अगर चार्ज 0 नहीं है तो मास 0 नहीं है, अगर चार्ज 0 तो मास 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन अगर मास 0 है ना तो चार्ज 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज है ना कहीं मास पर डिपेंड करता है, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। नेचर में अगर मास नहीं मिलेगा तो आपको चार्ज भी नहीं मिलेगा। देखो जैसे फोटोन की बात करें, फोटोन में मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है, समझ गए। लेकिन जैसे न्यूट्रॉन पे अगर मास है तो जरूरी नहीं चार्ज हो या नहीं हो, है ना, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे चार्ज मास पर डिपेंड करता है ना। अगर मास, कुल मिलाकर अपन बोले कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता ना, लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है, मास बिना चार्ज के रह सकता है, ठीक है। और भी थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं अपन चार्ज को लेकर, सारी बातें आपको क्लियर होगी कि अगर मास को आप क्या करा दोगे, मोशन, मास को क्या करा देते हैं, मोशन, तो क्या बन जाता है, मोमेंटम, उसको हिंदी में बोलते हैं संवेग, ठीक है। अगर आपने कोई मास बॉडी थी उसको फेंक के मारा, फेंका आपने, उसको मोशन कराई, तो उससे क्या जनरेट होगा, उससे जनरेट होता है मोमेंटम। ऐसी अगर चार्ज को आप मोशन करा देते हो, चार्ज को क्या करा देते हो आप, मोशन, तो क्या जनरेट होगा, करंट। तो ना बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मास मोशन करता है तो मोमेंटम जनरेट होता है, चार्ज मोशन करेगा तो करंट जनरेट होता है। अगर चार्ज को आप मोशन करा दो तो करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सारी बातें आप लिख सकते हो, समझ सकते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, क्लियर है। अब देखो भाई आगे है ना, चार्ज के बारे में अब बात करते हैं, चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ। अभी तो अपन जो चार्ज से रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में बात कर रहे थे ना। अब देखो चार्ज की जो डिस्कवरी थी ना, बहुत टाइम पहले एक थेल्स साइंटिस्ट थे, हालांकि उनको क्रेडिट नहीं जाता इस बात का, थेल्स थे ना, उन्होंने 600 BC में ही क्या करा था, एबोनाइट की रॉड को कैट के फर से रब किया था। तो उन्होंने देखा जो कैट के जो फर थी ना वो अट्रैक्ट हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी मतलब उस पर कुछ ना कुछ क्या आ गया था, चार्ज, लेकिन इन्होंने उसके बारे में बताया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इनको क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट जाता अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन को, है ना, चार्ज के बारे में, लेकिन डिस्कवरी इन्होंने ही कर दी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए चार्ज का जो हमारा जनरली फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं अपन, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है ना, Q इक्वल टू एन ई। चार्ज अपन समझ ही गए हैं, चार्ज होती क्या, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या होती है, इंट्रेंसिक, है ना, ठीक है। अब देखो इसकी अगर आपसे यूनिट बोले, चार्ज की यूनिट बोलेगा तो कुलाम, चार्ज की यूनिट बोले तो कुलाम, ठीक है। एक यूनिट और अपन निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल में क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ध्यान देना, चार्ज को अपन स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल में क्यू अपॉन टी, तो यहां से भी आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, आई इंटू टी, पढ़ते थे ना 10th क्लास में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। तो ये गुलाम तो इसकी ऐसा यूनिट होगी जिसको अपन सी से लिख सकते हैं, और एक यूनिट यहाँ से आ जाएगी इसकी एम्पियर इंटू, करंट को एम्पियर में करते हैं ना, टाइम को सेकंड में, तो एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक है। एक इसकी यूनिट ये भी है, क्लियर है बात एकदम बढ़िया तरीके से। और इसकी अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, ये तो होगी इसकी ऐसा यूनिट है ना गुलाम। अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट तो देखो एक होती है सबसे बड़ी यूनिट फैराडे, है ना,
तो एक जो फेराडे होता है ना उसमें 96,500 गुलाम होते हैं, सबसे बड़ी यूनिट है ना, लार्जेस्ट यूनिट बोलते हैं इसको, अपन क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट सबसे बड़ी। अगर सीजीएस की बात करें, किसकी बात करें, सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है स्टेट गुलाम, स्टेट गुलाम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं स्टेट गुलाम, और एक सीजीएस में एक यूनिट और आती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना। कब, जब आप आगे पढ़ोगे गुलाम में, जब चार्ज क्या हो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हों, है ना, सीजीएस में सेंटीमीटर लिखा जाता है ना, ठीक है, तो वो होती है 3 × 10⁹, ठीक है, गुलाम के बराबर। क्लियर होगी बात, ये सारी चार्ज से रिलेटेड बात होगी। अगर चार्ज के आपसे डायमेंशन पूछ लेता है तो वो भी अपन बता देते हैं। डायमेंशन क्या होती है चार्ज की, यहां से निकाल सकते हो आप, I × T, I मतलब करंट, करंट की डायमेंशन A1, ठीक है, टाइम की डायमेंशन T1, तो A1 T1। यहां तक सारी बातें क्लियर है। चार्ज का जो जनरली फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये भी यहां से भी निकाल सकते हो चार्ज की वैल्यू आपको Q/T, तो I = Q.T, ठीक है, तो I.T यूनिट पूछेगा तो चार्ज यूनिट कुलाम में मेजर की जाती है, किसने कहां पे मेजर की जाती है, कुलाम में, ठीक है। और एक कर सकते हो आप एम्पियर × सेकंड। अदर यूनिट की बात करें, फेराडे सबसे बड़ी यूनिट होती है 96,500 कुलाम एक फेराडे में, है ना। सीजीएस में स्टेट कुलाम होती है, एक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है 3 × 10⁹ सीजीएस के अंदर, है ना, समझिए बात को उसको थोड़ा बहुत आप। और डायमेंशन होती है इसकी A1 T1। और अदर यूनिट भी आप बात कर सकते हो, जैसे मिली कुलाम, उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन कुलाम में बदलने के लिए, है ना। फिर माइक्रो कुलाम में 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नैनो कुलाम में 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पीको कुलाम में 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारी बातें हैं जो चार्ज की बिल्कुल बेसिक बातें हैं। क्लियर होगी एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अपने चार्ज के बारे में बातें करेगी, चार्ज कैसे लिखते हैं ना। अब एक टेबल बना लेते हैं जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को लिख लेते हैं ना। तो अगर आपको ये लिखना है तो डाटा एक बार आप लिख लीजिए, है ना, ठीक। अब देखते हैं अपन आगे। आए बच्चों, चलो अपन एक टेबल बनाते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना, वो आपके काम भी आती है, किससे रिलेटेड, सब पार्टिकल से रिलेटेड, है ना। सब पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, वो सब पार्टिकल कहलाते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सब पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर उनका मास और यहाँ उनका चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात। तो मास, सब पार्टिकल कौन सा, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, 1 मिनट पे, है ना, फैन बंद कर देते हैं। और अगर इसके किसकी बात करें, मास ही हो गया, चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है। अब बात करें प्रोटॉन पे, आप जानते हो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस पे अगर मास की बात करें तो मास होता है इसका 1.672 × 10⁻27 kg। और अगर इस पे चार्ज की बात करें, चार्ज पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। क्लियर है, लेकिन पॉजिटिव होता है। अगली बात करें न्यूट्रॉन की, जो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो मास तो इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, इसका 1.672 होता है, इसका 1.674 होता है बस, है ना, समझे बात को। और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए चार्ज क्या इस पे 0। समझिए बात को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं फिर अपन, है ना, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो आप। अब बात किसकी करते हैं अपन, बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि चार्ज आपका क्वांटाइजेशन तो बाद में बात करेंगे, कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व क्वांटिटी है। द चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। तो चार्ज को आप ना ही तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। चार्ज कैन नॉट क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं तो उसको उत्पन्न कर सकते, ना इसको नष्ट कर सकते। इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट डिस्ट्रॉयड आप नहीं कर सकते चार्ज को ना। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे काम आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में ना, चैप्टर नंबर 13 में एग्जांपल काम भी आएगा। जैसे हम यूरेनियम है 235 पे किसकी बारिश कराते हैं, न्यूट्रॉन की। किसकी बारिश कराते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक। तो इससे जब न्यूट्रॉन की टक्कर होती है, कोलिजन होती है, तो आपको थोरियम मिलता है। और क्या मिलता है, एक अल्फा पार्टिकल। थोरियम को जो चार्ज होता है वो 90 होता है, और इसका मास होता है 234, और इसका चार्ज होता है 2 और मास होता है इस पर 4। अब आप देखोगे 90 + 0 90, और 90 + 2 92। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मास किसके बराबर है, रिएक्टेंट के। अगर आप सॉरी चार्ज है ना, मास की बात करें तो मास भी देखो 235 + 1 236, 3 न्यूट्रॉन होते हैं ना ये, हाँ 3 होते हैं सॉरी, है ना। और 234 और 4 238, तो ये आपके 238 आ रहे हैं, क्लियर है। और भी देखो एक हमारा होता है कि इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन जो आपस में टकराते हैं, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनती है, गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चार्ज 1 और -1 0 हो गया, तो वहाँ भी 0 है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इसके अपोजिट रिएक्शन भी पॉसिबल है कि जब एक गामा रेडिएशन किस प्रकार कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, तब भी देखिए चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, ये +1 या -1 0, गामा भी 0, क्लियर होगी बात। तो ये आपके चार्ज की पहले प्रॉपर्टी है, चार्ज कैसे क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है ना, चार्ज को आप रिस्टोर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आगे, और ये अपन आगे पढ़ते हैं इन चीजों को लेकर, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी को देख लिए, द चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब चार्ज आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द टोटल चार्ज of an isolated system is equal to algebraic sum, ठीक है। यानी ये कहना चाहता है चार्ज को अगर आपको किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है ये, इसमें मान के चलो बहुत सारे चार्ज, जैसे 2q + 3q - q। अगर पूछे कि इस आइसोलेटेड सिस्टम को चार्ज कितना है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम कर दोगे, यानी सिग्मा क्यू कैसे कर दोगे, आप जोड़ दो सबको, +2q + 3q - q, तो कितना आ जाएगा आपका 4q प्लस का, समझ गए बात को। और जैसे दूसरी बॉडी है, जैसे ये सपोज दैट इसमें -3q + 5q + 2q, तो इसका पूछे तो आप टोटल जोड़ देना। चार्ज को क्या कर दो, आप एल्जेब्रिक सम कर दो, तो आपको टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी की चार्ज कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो किसी भी सिस्टम का चार्ज आप सीधा निकाल सकते हो, डन। तो इसको राइट डाउन कर लेना आप, है ना, अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज कैसे नेचर रखता है, क्वांटाइज। कैसे नेचर रखता है, क्वांटाइज। तो लिख देते हैं उसके बारे में, द चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटा ना, इन नेचर, ठीक है। नेचर में कैसी क्वांटिटी का होता है ये, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज आपका हमेशा इंटीजर फॉर्म में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, इंटीजर फॉर्म, ठीक। आपको चार्ज कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चार्ज हमेशा कैसी फॉर्म में पाया जाएगा, इंटीजर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन नेचर। कैसी नेचर का, क्वांटाइजेशन नेचर का, ठीक। ठीक है, यानी चार्ज ऑलवेज इन इंटीजर फॉर्म। अब कुछ पार्टिकल है जिसको बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्या बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल, ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी अपने क्या पड़ी कि चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। चार्ज हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वार्क पार्टिकल होते हैं जो 6 होते हैं, कितने, 6, जो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में पाए जाते हैं ना। जैसे मैं बात करूं 6 कौन कौन से होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम और चार्म और स्ट्रेंज। ये 6 पार्टिकल होते हैं, आपके फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं, मतलब ये आपके फ्रैक्शन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर तो क्वांटाइजेशन नेचर को फॉलो ही नहीं कर रहा है, करेगा भैया ना। ये हमेशा ग्रुप में पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, ग्रुप में, ठीक है। कभी तो 2 मिलके, कभी 3 मिलके, तो टोटल चार्ज है ये मिलकर क्या बना देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की,
प्रोटॉन का जो आपका क्वार्क पार्टिकल को तो म्यू डी डी से मिलकर बना होता है, तो ये टोटल चार्ज मिलकर एक बना देते हैं तीनों, है ना। ये हाफ हाफ ऐसे करके पाए जाएंगे, जैसे ये 2/3, 2/3 और ये -1/3, तो कितना हो गया 1। तो कुल मिलाकर एक ग्रुप में पाए जाएंगे, ग्रुप में पाकर ये ग्रुप में मिलकर क्या बना देते हैं, क्वांटाइजेशन बना देते हैं, मतलब आपकी इंटीजर फॉर्म बना देते हैं चार्ज। ठीक है, समझ गए बात को, आगे चलते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी होगी चार्ज की जो आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। आगे चलते हैं। अगला देखो टॉपिक, इसको लिख लेना आप, है ना। अगला टॉपिक देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे अपन, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज को अपन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। समझ गए बात को। तो पहला किससे कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी बॉडी को आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि सर आपने 2 बॉडी ली, दोनों का वर्क फंक्शन अलग होना चाहिए, दोनों को रब करोगे तो एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या करा, रब करा तो उस पर चार्ज आ गया, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। किससे, फ्रिक्शन मेथड। इफ वी रब टू बॉडी देन इट बिकम चार्ज। ठीक है, ये बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। सारी बॉडी नहीं होती, कुछ बॉडी में प्रॉपर्टीज होती है, कुछ में नहीं होती है ना। तो ऐसे समझो जैसे ये बॉडी थी एक, आपने इसको क्या करा, रब करा ना, रब करा, दूसरी बॉडी से कांटेक्ट माना जरूरी है इन दोनों का। तो इस पे से हो सकता है इस पे इलेक्ट्रॉन चलेगा। ध्यान देना, जिस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए दी गई एनर्जी, है ना। वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इस बॉडी को दी गई एनर्जी। जैसे आपने इसको रब किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आ गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपने रब करा तो पॉजिटिव चार्ज इससे निकल कर यहाँ चला गया, तो इस पर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो दूसरी जो हमारा मेथड है कंडक्शन है, बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आपने क्या करा, एक चार्ज बॉडी ली, ये बॉडी चार्ज है, जैसे इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने क्या करा, इस बॉडी को दूसरे बॉडी के टच में कर दिया। कांटेक्ट माना जरूरी है भाई दोनों मेथड में ना। आपने क्या करा, दूसरी बॉडी को कांटेक्ट में कर दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पे ये अनचार्ज बॉडी है ना, अनचार्ज बॉडी है ना। ठीक है, तो जैसे आपने इसको उसके पास में टच कर दिया, टच करने के बाद में क्या होता है, इस पे चार्ज आ जाता है ना, सेम नेचर का चार्ज आएगा। क्लियर है बात। तो ये क्या होता है, बाय कंडक्शन। इसमें टच आप वायरिंग से भी कर सकते हो ना, वायर जोड़कर भी कर सकते हो, समझ गए, लेकिन टच में आना जरूरी है। क्लियर है बात। ये आपका कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में आपको कॉन्टेक्ट माना जरूरी है, दूसरी बात सेम टाइप का चार्ज आएगा, इसमें अपोजिट टाइप का चार्ज हो जाता है। तीसरा और देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इंडक्शन। किसके द्वारा, थर्ड देखिए, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या, आपको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। एक चार्ज बॉडी थी आपके पास, ये ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है प्लस, आप क्या करोगे, दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे, लेकिन टच नहीं करोगे अब की बार। तो जैसे इसको उसके पास लाओगे अनचार्ज बॉडी के पास, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, लेकिन अपोजिट नेचर का, आधे पे नेगेटिव आ जाएगा तो आधे पे पॉजिटिव आएगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन। इसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है ना, डू नॉट कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ गए बात को, कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। जैसे हमारा माइक्रो क्या बोलते हैं, वायरलेस जो चार्ज होता है वो इसी पे वर्क करता है। क्लियर है। वायरलेस चार्ज में क्या होता है, आपका इंडक्शन की वजह से दूसरी बॉडी पे चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे आप फोन को चार्ज कर पाते हो। तो इंडक्शन भी समझ में आ गया, आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास अपनी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई।